Today we going to discuss about Ampere's modified law, हाँ मैक्सवेल फिक्स्ड एम्पियर्स लॉ। पहले तो हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के सिनारियो पर नज़र कर लेते हैं जो मिड 19th सेंचुरी में था। जो मैक्सवेल ने सेट ऑफ इक्वेशन तैयार किया, ये इक्वेशन का सेट कुछ ऐसा था। पहला तो ये क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा इक्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये गॉस का लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। और बाद में मैग्नेटोस्टैटिक्स का लॉ ये जीरो। और क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि फैराडे का लॉ। और ये एम्पियर का सर्किटल लॉ। ये मैक्सवेल ने एम्पियर के सर्किटल लॉ की डीपली स्टडी की और उन्होंने पाया कि ये लॉ में कुछ टर्म मिसिंग है, और ये मिसिंग टर्म के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने ये मिसिंग टर्म को डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसा नाम दिया। पहले तो ये सर जेसी मैक्सवेल ने ये एम्पियर के सर्किटल लॉ में अप्रोक्स मुझे याद है तक 1870 1880 के डिकेड में जो इनकन्सिस्टेंसी पाई, उसके बारे में पहले तो हम डिस्कस करते हैं। बाद में उन्होंने ये जो एम्पियर का सर्किटल लॉ था उसे कैसे रिजोल्व किया और उसे कैसे फिक्स किया, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं कि एम्पियर का सर्किटल लॉ यानी कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू दिया जाता है म्यू जीरो टाइम्स आई एन क्लोज। यहाँ जो आई एन क्लोज है उसका खास मीनिंग है, आई एन क्लोज मीन्स करंट विच पासिस थ्रू द सरफेस विच इज एनक्लोज बाय एम्पियर एंड लूप, यानी कि आई एनक्लोज मीन्स ऐसा करंट जो एम्पियरियन लूप से एनक्लोज की गई हुई सरफेस में से पास होता है। इसके लिए मैंने यहाँ 2-3 ऐसी सरफेस के एग्जांपल लिए हैं। ऐसी ये सरफेस है, मान लो कि अगर ये सरफेस ऐसी प्लानर सरफेस है तो ये सरफेस की जो बाउंड्री है यानी कि उसका ये सर्क्यूम्फेरेंस, ये हमारे लिए एम्पियरियन लूप कहलाएगा। यानी कि यहाँ जो हम लाइन इंटीग्रेशन लेंगे उसमें ये डीएल की जो टोटल लेंथ इंटीग्रेट करेंगे ये सर्क्यूम्फेरेंस होगी। और ये करंट आई जो है ये एनक्लोज की हुई सरफेस में से यानी कि ये सरफेस में से वो करंट पास होना चाहिए। और ये सरफेस किसी भी शेप की और किसी भी सरफेस हो तो चलेगा। ऐसे एग्जांपल अगर ऐसी सरफेस होगी ये स्क्वायर ये रेक्टेंगुलर शेप की, तो ये सरफेस की जो बाउंड्री है ये क्लोज्ड एम्पियरियन लूप होगा और ये उनकी सरफेस है, उसमें से करंट पास होना चाहिए। एम्पियर के जो सर्किटल लॉ थे, ये एम्पियर के सर्किटल लॉ ये डीपली सर जेसी मैक्सवेल ने स्टडी किया और उन्होंने कंडेंसर का एग्जाम्पल लिया। यहाँ मैंने ये कंडेंसर का एग्जाम्पल ये ऐसे ड्रॉ किया है। ये वोल्टेज का सोर्स है, यहाँ मैंने डीसी सोर्स दिखा दिया, लेकिन ये एसी सोर्स है और उसमें से ये टाइम वेरिइंग करंट जनरेट होता है और सर्किट में टाइम वेरिइंग करंट आईटी पास होता है। और ये हमारा कंडेंसर कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर की 2 प्लेट है और ये करंट ये डायरेक्शन में कैपेसिटर में से पास होता है। और मान लो कि ये जो यहाँ से हम ये की को क्लोज करेंगे तो मोमेंटरीली इस सर्किट में करंट फ्लो होगा और तुरंत ही फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड ये कंडेंसर कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के टाइम में क्या होता है ये हम देखने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हमने यहाँ कोई एक ऐसी एम्पियरियन लूप कंसीडर किया, यहाँ ये हमारा जो कंडक्टर वायर है उसको एनक्लोज करती हुई ये ऐसी एक सरफेस हमने कंसीडर की। ये हमारा एम्पियरियन लूप है, ये हमारा एम्पियरियन लूप है। और ये लूप ने जो एनक्लोज की है, ये हमारे लूप ने जो एनक्लोज की है ये सरफेस है, ये हमारा प्लानर लूप है। और ये हमारे लूप की ये सरफेस है, ये सरफेस है जो हमारा लूप ने एनक्लोज की है, ये सरफेस है। हम सिंपली देख सकते हैं कि हमारा कंडक्टर वायर ये सरफेस के बीच में से पास होता है, इसलिए जो भी टाइम वेरिइंग करंट है आईटी ये उसमें से पास होगा। इसलिए हम सिंपली लिख सकते हैं कि ये पॉइंट पर
ये पॉइंट को हमने नाम नहीं दिया, ये पॉइंट को हम P नाम बोल देते हैं। यानी कि पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्लोज लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स आई एन क्लोज। यहाँ से जो करंट पास होता है आई एन क्लोज, यानी कि आई टी जो टाइम का फंक्शन है, यानी कि ये पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। अब हम ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ये जो हमारा एम्पियरियन लूप है वो लूप वो ही रखते हैं, लेकिन हमने यहाँ जो प्लानर सरफेस का केस कंसीडर किया, ये हमारे लिए पहला केस था, केस 1 उसको नाम बोल देते हैं। और केस 1 में जो हमारा सरफेस था वो प्लानर सरफेस था, प्लानर सरफेस। अब हम यही एम्पियरियन लूप रखते हैं, लेकिन हम ये प्लानर सरफेस की बजाय कुछ और शेप की सरफेस ले लेते हैं। यह हमारा एम्पियरियन लूप और उसका एरिया तो वो ही है, यहाँ से छोटा सा हो गया, लेकिन ये हमारा एम्पियरियन लूप है। वो जो पहले लूप था वो ही लूप है, उसी ही शेप का और उसी ही एरिया का, उसका जो लूप का इंटीग्रेशन है वो सेम ही है। लेकिन अब यहाँ ये ऐसी प्लानर सरफेस नहीं लेते, ऐसी सरफेस लेते हैं कुछ ऐसे शेप की हम सरफेस कंसीडर करते हैं। ये ऐसी सरफेस, ये कुछ जो समर में कोल्ड वाटर के लिए जो होता है ना मटका, ये मटके जैसी शेप लेते हैं, या तो टिफ़िन बॉक्स जैसी शेप लेंगे तो भी चलेगा। और ये शेप में ये जो मटके का, उसे क्या बोलता है, मटके का माउथ, ये जो ओपन पार्ट है, ओपन पोर्शन ये मटके का, ये ओपन पार्ट है। और ये हमारी एम्पियरियन लूप है जो पहले केस में थी वो ही, और ये हमारा सरफेस है, ये मटके का सारा सरफेस है, जो ये सारा का सारा सरफेस है। और ऐसी शेप में हम देख सकते हैं कि हमारा जो कंडक्टर वायर है, ये हमारा एम्पियरियन लूप है, ये मटके का माउथ, उसके बीच में से पास होता है, लेकिन वहाँ कोई सरफेस नहीं है, वहाँ उनका ओपन पोर्शन है। और अगर सरफेस की बात करें तो ये यहाँ दो कंडेंसर के बीच में, कंडेंसर की दो प्लेट के बीच में, कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में जो यहाँ रीजन है, ये रीजन में तो स्पेस है, यहाँ तो कोई कंडक्टर वायर है नहीं, और यहाँ तो कोई करंट पास होता नहीं। यहाँ सरफेस है लेकिन यहाँ तो कोई करंट पास होता नहीं, और यहाँ से करंट पास होता है, लेकिन ये मटके का ओपन पोर्शन है। इसलिए ये जो एम्पियरियन लूप है उसने जो एनक्लोज की है ये सरफेस में से कोई करंट पास नहीं होता। इसलिए हमें ये केस 2 में लिखना पड़ेगा, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ जो पहले केस में बात थी, वहाँ जो एम्पियरियन लूप था उसने जो एनक्लोज की थी ये सरफेस में से टाइम वेरिंग करंट आई टी पास होता था। लेकिन ये दूसरे केस की बात करें तो यहाँ जो एम्पियरियन लूप है उसने जो एनक्लोज की है ये सरफेस उसने एनक्लोज की है, और ये मटके जैसी सरफेस में से कोई करंट पास नहीं होता है। इसलिए ये दूसरे केस में हमें ये रिजल्ट मिलेगा। दोनों ही केस में हम एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और एक मेथड से हमने कैलकुलेट किया तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमें मिला म्यू जीरो टाइम्स आई टी। लेकिन उसी ही पॉइंट पर हमने दूसरी मेथड से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया तो हमें ये रिजल्ट मिला। यानी कि दोनों रिजल्ट में जो हमने पैराडॉक्स देखने को मिला वो सर जेसी मैक्सवेल ने रिजॉल्व किया, और ये रिजॉल्व करने के लिए ये एम्पियर का जो ओल्डर वर्जन का सर्किटल लॉ था उसे फिक्स करने के लिए, उसे मॉडिफाइड करने के लिए मैक्सवेल ने क्या सोचा, और ये लॉ को मैक्सवेल ने कैसे फिक्स किया, उसके बारे में आइए अब हम डिस्कस करते हैं। यही सिचुएशन में सर जेसी मैक्सवेल ने क्या सोचा कि ये कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में कोई करंट पास नहीं होता है, लेकिन उसमें से कुछ क्वांटिटी तो पास होती है। ये जो कुछ क्वांटिटी पास होती है वो और कुछ नहीं, लेकिन जब भी कैपेसिटर चार्ज होता है तब उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम वेरिएशन होता है और वो पास होता है। और ये बात के लिए उन्होंने फेराडे को लॉ का एग्जाम्पल लिया और बाद में सिमेट्री के बारे में सोचा। हम जानते हैं कि फेराडे को लॉ दिया जाता है, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में टाइम वेरिएंग हो
तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करता है। तो मैक्सवेल ने सोचा कि यूनिवर्स में, नेचर में सब कुछ सिमेट्रिकल है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में टाइम वेरिएशन हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स बनता है। तो ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम वेरिएशन हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट ना करेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पहले केस में यहाँ करंट पास होता है, करंट मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और वो तो हम ओर्स्टेड के ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो यानी कि करंट मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम वेरिएशन हो तो ऐसे में भी ये मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है। और उसके लिए जो मैक्सवेल ने क्वांटिटी की खोज की उसको नाम दिया उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि आईडी को हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट, ये डिस्प्लेसमेंट करंट कोई करंट नहीं है लेकिन उसका डायमेंशन करंट जैसा है, इसलिए ये मैक्सवेल ने उसको नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। और उन्होंने मॉडिफाइड करके एम्पियर का सर्किटल लॉ ऐसे लिखा, B.dl क्लोज लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू μ0 टाइम्स, ये जो पहले वाला इनक्लोज करंट था उसको हम IC नाम दे देते हैं। IC मीन्स कंडक्शन करंट या कन्वेंशनल करंट, जो हमारा नॉर्मल करंट है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये IC यानी कि कंडक्शन करंट। और ये जो मैक्सवेल ने मॉडिफाइड किया और दूसरा जो करंट की ये ID यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बात करें तो मैक्सवेल ने क्या सोचा कि यहाँ कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में जो रीजन है उसी रीजन में भले करंट, ये कन्वेंशनल करंट कंडक्शन करंट पास ना होता हो, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड तो पास होता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम वेरिएशन भी होता है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है। और हम जानते हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू दिया जाता है E.A। यहाँ मैंने ये सिंपली E.A लिखा। ए मीन्स एरिया मीन्स ये कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में जो एरिया है जहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है। जब भी यहाँ से टाइम वेरिंग करंट पास होगा तब ये सर्किट में ये कैपेसिटर की दो प्लेट के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। इसलिए जो ये एरिया ए है वो कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में एरिया है, यानी कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E.A। और ये फ्लक्स ये कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच के रीजन में से पास होता है और उसका टाइम वेरिएशन होता है। यानी कि ये फ्लक्स की बात हम करें तो उसका टाइम वेरिएशन होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हम जानते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच के रीजन में कैपेसिटर में होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q/ε0A। यहाँ A कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच का एरिया है और Q चार्ज ऑन द कैपेसिटर है। यानी कि मैं फाइनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो फाई इज इक्वल टू लिख सकता हूं Q/ε0A इंटू ए, यानी कि ये ए दोनों सेम है, कट हो गया, इसलिए हमें फाइनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू मिला Q/ε0। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू Q/ε0। ये फ्लक्स ये कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में जो रीजन है उसमें से पास होता है, यानी कि उसका टाइम वेरिएंग होता है। यानी कि उसके टाइम वेरिएशन के बात करें तो डेल फाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू होगा डेल अपॉन डेल टी ये Q/ε0। ये ε0 कांस्टेंट है इसलिए मैं आगे लिख देता हूँ डेल Q/डेल टी इज इक्वल टू होगा 1/ε0, यानी कि IdQ/dt को हम करंट बोलते हैं और ये करंट को हम नाम दे देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट ID। यानी कि फाइनली ये इक्वेशन में ID के लिए लिखूँ तो ID इज इक्वल टू होगा, ये ε0 को मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिख देता हूँ, यानी कि ε0 d∅/dt, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू होगा ε0 d∅/dt। ये जो टर्म मिसिंग था एम्पियर के ओल्डर वर्जन के सर्किटल लॉ में, ये मैक्सवेल ने मॉडिफाइड किया और बाद में ये लॉ ऐसे लिखा जाएगा इन क्लोज लाइन इंटीग्रेशन B.dl इज इक्वल टू μ0 टाइम्स IC प्लस ID, यानी कि μ0 टाइम्स IC प्लस ε0
डी फाई अपॉन डी टी। अब ये लॉ जो कंप्लीट है उसकी हेल्प लेकर हम ये दोनों सर्किट के बारे में हम ये चेक कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ये पॉइंट पी पर रीजन में, ये पॉइंट पी पर ये पहले केस की बात करें तो ये पॉइंट पी पर कंडक्शन करंट आईसी पास होता है, उसी समय यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए यह सेकंड टर्म जीरो होगा। और ये दूसरे केस की बात करें तो दूसरे केस में सर्किट में कोई करंट पास नहीं होता, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी पहले केस में कंडक्शन करंट ने की थी, यानी कि उसी समय कंडक्शन करंट जीरो होगा, लेकिन ये टर्म जो है ये क्वांटिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, यानी कि दोनों केस में अब ये एम्पियर का लॉ है वो सही है। और ये एम्पियर के जो मॉडिफाइड लॉ है उसको एम्पियर मैक्सवेल लॉ बोला जाता है या तो एम्पियर का मॉडिफाइड लॉ।